जी, आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लेंगे। आयुष जी प्रकट हो। आयुष जी प्रकट हो। जी सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। हाँ, स्वागत है। स्वागत है। स्वरूपे सर्वेशे विद्यारूपे संस्थिता सस्ते नमस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जलरूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं जटामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मिथ्यामोक्षीमामृतात्। जी, स्वागत है आयुष जी। या कुण्डे तुषारि धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रविविधि देवहि सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती वती निःशेष सदा जाग्यपम्। आवाहनं जानामि न जानामि विचरणं पूजं च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यदि पूजितं मया देवी सर्वपूर्णानन्तरस्मै पापूर्णं पापकर्महं पापात्मा पापसम्भवा त्राहिमां सर्वदा माता सर्वपापहरो भव। जी, क्या बात है। बहुत कौन से गाने में होगा? छोटी छोटी गाइए। लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा घोड़ा की दुम पर मारा थाड़ा घोड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा घोड़ा थका मंडी सब्जी मंडी पर पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। आपको बधाई, आपको बधाई। ओए क्या गजब का डांस यार। अरे क्या कमर। अरे क्या गजब का यार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ हाँ हाँ, बहुत क्या सुंदर नृत्य, बहुत सुंदर क्या नृत्य। गजब का यार, क्या वाह, गजब का, शानदार। क्या गजब का, क्या तो गजब का राजे नृत्य माइक यार। लॉक नहीं करोला जी आपका। जी जी, क्या गजब का। बहुत सुंदर नृत्य, शानदार। जी, क्या गजब का बहुत यार, बढ़िया। क्या गजब का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी सर धन्यवाद। आभार। शिवरात्रि। जी, आदरणीय पांडे सर, आदरणीय शाश्वत सर, नमस्कार। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। सभी को सादर नमस्कार। जी सर, शुरू करते हैं। जी म्यूट हो जाता है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लेंगे। तो मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले बार तकनीकी कारणों से हम बृहस्पतिवार के दिन कार्यशाला नहीं कर पाए और आज इस कार्यकाल का शिक्षण कार्यशाला में आप सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 679 ऑनलाइन कार्यक्रम में। तो आज का जो कार्यशाला है वो है शिक्षण कार्यशाला। इसके मुख्य अतिथि हैं श्रीमती रत्ना लक्ष्म जी, साहित्यकार गंगटोक से, सिक्किम से हमारे बीच हैं। आप हमारे इस कई बार इस कार्यक्रम में समय निकालती रही हैं। आज आपने हमारे बच्चों के बीच समय निकाला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप एक शिक्षिका हैं और हमारे बाल कवि सम्मेलन में भी जुड़ती रही हैं। और आज के विशिष्ट अतिथि अर्चित जैन जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आस्था पुनेठा जी अध्यक्षता करेंगी पिथौरागढ़ से और सुविज्ञा शर्मा जी कक्षा 9 रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल दतिया मध्य प्रदेश से आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आश्व सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आशा बुटोला जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय सुमित जी जुड़े हैं, रेखा वर्मा जी जुड़े हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त सुविज्ञा जी को। सुविज्ञा जी, आप जुड़ी हैं क्या?
जी सर। स्वागत है आपका। जी। माँ शारदे को मेरा प्रणाम। मैं सुविज्ञा शर्मा। मेरा नाम सुविज्ञा शर्मा है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल दतिया मध्य प्रदेश में पढ़ती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती रत्ना लक्ष्म मैम जी, जो कि एक साहित्यकार गांगटोक सिक्किम से हैं, और जैसे कि उदय सर ने बताया कि वह एक शिक्षिका भी हैं, और साथ ही साथ में श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, और श्री श्याम परेड पांडे सर अहमदाबाद गुजरात से, जो कि एक साहित्यकार हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर अशोक नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, और आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई अर्चित जैन सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान से, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस कार्यक्रम से कैसे जुड़ी। मैं इस कार्यक्रम से अपने नाना श्री चंद्र प्रकाश पटसारिया जी द्वारा जुड़ी, जिन्होंने मुझे बताया कि एक कार्यक्रम है, उसमें जुड़ना है, अगर आपको रुचि हो तो आप जुड़े। फिर मैंने इसमें देखा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने जब पहली बार संचालन किया तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कहीं कुछ गलत हो गया तो। फिर मैंने जब उसमें दिया तो कुछ गलतियां भी हुई, जिन्हें उदय उपरौला सर ने बताया मुझे कि कहाँ पर गलती हुई, और फिर मैंने उन्हें सुधारा, और आज मैं 9वीं बार संचालन कर रही हूँ। और अब मैं आप सभी के सामने उपस्थित, जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं, आज के मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई अर्चित जैन सेंट पॉल स्कूल कक्षा 8 उदयपुर राजस्थान से, उनको आमंत्रित करती हूँ। भाई, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम अर्चित जैन है। मैं कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं सेंट पॉल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मैं सर्वप्रथम आदरणीय श्री उदय केरला सर का स्वागत व अभिनंदन करता हूँ व आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। मैं आज की शिक्षण कार्यशाला में आज के मुख्य अतिथि मैम श्रीमती रत्ना लक्ष्मी जी मैम व संचालन कर रही कुमारी सुविज्ञा शर्मा और अध्यक्षता कर रही कुमारी आस्था पुनेठा व आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, श्री आकाश सर व आदरणीय श्री श्याम परेड पांडे सर, सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वह आज की शिक्षण कार्यशाला में हम पढ़ेंगे संस्कृत का हमारा पाठ का नाम है सुवचनानी। सुवचनानी का मतलब अर्थ होता है कि अच्छे वचन और सुविचार। तो हमारे पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। आलसी इंसान को विद्या कहाँ, आलसी इंसान को विद्या कहाँ, विद्या विहीन को धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतो सुखम। धन विहीन को मित्र कहाँ और मित्र विहीन को सुख कहाँ। और हमारा दूसरा श्लोक इस प्रकार है। तेलांध्रशेत जलांध्रशेत रक्षेत शिथिल बंधनात्। पुस्तक क्या कह रही है? तेलांध्रशेत, तेल से मेरी रक्षा करो। जलांध्रशेत अर्थात जल से मेरी रक्षा करो। शिथिल बंधनात्, मेरा बंधन कमजोर होने से रोको। शिथिल का अर्थ होता है कमजोर, कमजोर होने से रोको। मूर्ख हस्ते न दातव्यमेवं वदति पुस्तकम। और मूर्ख के हाथ में मुझे न जाने दो। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल आप सब है ना इसको याद करके आइएगा। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं प्रतिभागियों को आमंत्रित करने से पहले कुछ नियमों के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा पहला नियम है कि हम कोई भी प्रस्तुति दें
तो अपना कैमरा और माइक खोल के दें, और अगर कोई और प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में अपना माइक म्यूट रखें। तो अब मैं अपनी छोटी बहन वृंदा कक्षा 6 हरिद्वार से आमंत्रित करती हूँ। बहन वृंदा, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से कक्षा 6 की छात्रा मैं वृंदा। जैसे कि आज की कार्यशाला शिक्षण कार्यशाला है, जिसमें हम सभी को अपने पाठ्य पुस्तक की मनपसंद कहानी की वाचन करना था, जिसमें हम सभी को एक शिक्षक बतौर बच्चों को कहानी समझानी। तो मेरी पाठ्य पुस्तक का नाम है ओस के मोती और मेरे पाठ का नाम है बुद्धि बड़ी या पैसा। यह कहानी बुंदेलखंड की एक लोक कथा है। यह कहानी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि अक्सर लोग पैसों का घमंड करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जिसके पास पैसा है वह पूर्णतः समर्थ है, किंतु सच्चाई कुछ अलग है। बुद्धि के बिना रुपया पैसा सब व्यर्थ है। जिसके पास पैसा है वह जितना चाहे, जिसके पास बुद्धि है वह जितना चाहे पैसा कमा सकता है, पर पैसे वाला व्यक्ति बिना बुद्धि के सब कुछ गवा सकता है। इस पाठ के कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। संपन्न अर्थात धनवान, दस्तूर अर्थात रिवाज, धरोहर अर्थात अमानत, भूते अर्थात बल पर, आनंद पूर्वक अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, अचंबा अर्थात हैरानी। अब मैं आप सभी को पाठ का सार समझाती हूँ। एक राजा किसी राज्य में राज करता था। वह बहुत धनवान और अहंकारी था। वह यह सोचता था कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, और वह ये भी सोचता था कि पैसे के बूते पर ही दुनिया चलती थी। राजा के अनुसार दुनिया में हर रिश्ता, धर्म, कर्म, हर चीज पैसा ही था। राजा तो पैसे के मद में डूबा था, पर उसकी रानी बड़ी बुद्धिमती थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। एक दिन राजा ने रानी से पूछा कि दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा। रानी ने उत्तर में कहा कि मैं पैसे को नहीं अपितु बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। पैसों की निंदा सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने रानी को बिना पैसे और जेवर और किसी भी तरीके का सामान दिए उसे नगर से बाहर निकाल दिया। साथ में बस 2 नौकर भेजे ताकि वह उसके किसी कामकाज में मदद कर सके। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर से 2 ईंटें मंगवाई। उसे सफेद कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर अपने नाम की मोहर लगा दी और उसने नौकर से कहा कि इसे धन्नू सेठ के यहाँ भिजवाओ और उनसे कहो कि इसके बदले वह 10,000 रुपए दे दे। तो नौकर जब धन्नू सेठ के पास गया और उन्होंने धन्नू सेठ से कहा कि ऐसा रानी ने ये अपने जेवर भेजे हैं और इसके बदले आप 10,000 रुपए दे दीजिए। धन्नू सेठ ने यह समझकर कि वह उसमें जेवर होंगे या उसमें बहुत कीमती सामान होगा, इसी को समझकर धन्नू सेठ ने 10,000 रुपए उस नौकर को दे दिए। उन पैसों से रानी ने अपना एक व्यापार शुरू किया, जिसे वह खुद ही संभाल रही थी। काफी धन कमाने के बाद उसने धन्नू सेठ के पैसे भी चुका दिए और बचे हुए पैसों से उसने गरीबों के लिए औषधालय, पाठशाला, अनाथालय ऐसी कई इमारतें बनवा दी। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। उधर राजा अकेला पड़ गया। राजा अपना मन बहलाने के लिए राजपाट मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। उसने जब उन इमारतों को देखा तो उसे बहुत अचंभा हुआ, और जब उसने आसपास के लोगों से जब पूछा कि यह किसने करवाया है, तो उसे पता चला कि यह सब रानी का काम है और यह सब रानी ने ही बनवाया है। उस दिन राजा को एहसास हुआ कि सच में बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। अंत में मैं चाणक्य जी द्वारा कही एक बात आपके सामने रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। कभी कभी हमें उन लोगों से भी शिक्षा मिल जाती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपने बिल्कुल सही बात कही। आज की दुनिया में भी यही है कि पैसा ज्यादा बड़ी चीज हो गई है हमारी बुद्धि से। हमारी बुद्धि मतलब जबकि हर चीज खरीद सकती है। अगर हम चाहें तो अपनी बुद्धि से कितने सारे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन हम आजकल क्या है, पैसों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी मैंने बात की कि पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, वो भी पैसों से ही है। तो अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन संजना वेदी कक्षा जो कि 7 की छात्र हैं चंपावत से। बहन संजना, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं?
लगता है बहन संजना किसी नेटवर्क की खराबी के कारण यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 8, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन अदिति, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? दीदी क्या मेरी दीदी क्या मेरी जी बहन, आपका स्वागत है। जी मेरी आवाज आ रही? मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। विद्यालय का नाम एडी पब्लिक स्कूल प्रदेश है। तो जैसा कि आज शिक्षण कार्यशाला है, तो हाँ तो बच्चों शुभ संध्या। तो आज कौन सी टर्न है? आज सैटरडे है ना, तो आज इंग्लिश का टर्न तो है नहीं, तो आज तो इंग्लिश ग्रामर का टर्न है। तो आज हम आप सभी को टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। टेंस क्या होता है, क्या आपको पता है? किसको पता है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। टेंस होता है काल। काल मतलब समय। समय 3 भागों में बांटा गया है, मतलब टेंस 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है। जैसे कि अभी क्या चल रहा है? अभी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। और पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ काल। बीता हुआ काल मतलब जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस मतलब जो आने वाला है। आने वाला जो भविष्य में आएगा। अब इन तीनों टेंस के भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? जरा ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सभी की जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब इन सभी को सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है? तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ड्स लिखे रहते हैं। तो कौन कौन से? जरा ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज रहता है और सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव लगा है। कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन लगता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल लगता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी लगता है। फ्यूचर टेंस में हैव शैल हैव, फ्यूचर में बीन शैल हैव बीन लगता है। और इसकी हिंदी पहचान होती है, है लगता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। इंडेफिनिट रहा था, था, थी, थे लगता है। रहा था, रही थे, रहे थे लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा, होगी, होंगे लगता है। और
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। तो बच्चों, मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफी है, और ये सब आप कल याद करके आइएगा। और मैं इसमें पास्ट, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, इन तीनों में एक सेंटेंस बनाएं। जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा। कुछ साल पहले ये बालकहरी का मंच था। कुछ साल पहले ये बालकहरी का मंच था। आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा। जी धन्यवाद। बहुत शानदार प्रस्तुति बहन, आपने बहुत शानदार प्रस्तुति दी, और जो आपने हम सबको पढ़ाया वो कल जरूर याद करके आएंगे हम लोग। और जिस पाठ को आज आप हमें समझा रही थी, जी, जिस पार्ट को आप हम लोगों को समझा रही थी वो इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर हम उसको अच्छे से याद कर लेंगे तो हमारी बहुत मदद होगी इंग्लिश में। और इसी के साथ में आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को अपनी बहन सुनिधि सुराड़ी कक्षा 8 नानक मत्ता से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? बहन सुनिधि, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? लगता है किसी कारणवश वे यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो अब मैं सम्माननीय श्री आकाश तारसर सर को बहुत बधाई दूंगी और यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय सुविज्ञा। सबसे पहले प्रिय सुविज्ञा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर पूर्व सतबैनी प्रांत के छोटे भाई सिक्किम से सम्मानित श्रीमती रत्ना लक्ष्म जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अर्चित, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिय आस्था, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय सुविज्ञा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, शिक्षण कार्यशाला कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे कैसा पढ़ना पसंद करते हैं, इस पर आधारित। और मुझे लगता है हमारे इस कार्यक्रम से अच्छी संख्या में शिक्षक जुड़े होते हैं, तो उनको भी आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है कि क्या वो ऐसा पढ़ा रहे हैं जो बच्चे को ग्राह्य है, या जो जिस पर बच्चा समझ विकसित कर पा रहा है, या जिसका लाभ बच्चा उठा पा रहा है। निश्चित रूप से है बच्चों से ज्यादा शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण कार्यशाला, जिनको आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है इस कार्यशाला के माध्यम से, कि बच्चे कैसा पसंद करते हैं और कैसा स्वीकार करते हैं, कैसा ग्राह्य करते हैं। निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन और शानदार कार्यशाला। अब तक जो चाहे अर्चित की प्रस्तुति हो, चाहे जितनी भी प्रस्तुति हुई है, निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन प्रस्तुति रही है। आज लगातार मौसम भी खराब चल रहा है, उससे काफी लोगों को जुड़ने में भी दिक्कत आई। अब कुछ जुड़ पाए, बीच में जुड़ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन तमाम अवरोधों प्रतिरोधों के बावजूद भी बाल प्रहरी का यह बढ़ता कारवां निश्चित रूप से बताता है कि खेल खेल में शिक्षा
कितनी जरूरी है बच्चों के लिए। प्री प्राइमरी से भी नीचे यदि हम बात करें, प्ले ग्रुप से लेके और कक्षा 12 तक की ये विविधतापूर्ण कार्यशाला बच्चों के बौद्धिक विकास, व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। वास्तव में बच्चे इस कार्यशाला से पूरा लाभ उठा रहे हैं और गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के बच्चे हिंदी में भी पारंगत होते चले जा रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की जा रही मेहनत निश्चित रूप से इस कार्यशाला का प्राण तत्व है, आत्मा है और निरंतर संजीवनी के रूप में आगे बढ़ रहा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में जो जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे इस समय को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, भावी जीवन में उनको भी कोई ज्यादा महत्व नहीं मिलता है, वो भी उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। निश्चित रूप से पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही है। जो बच्चे पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, अन्य पुस्तकें भी पढ़ते हैं, निश्चित रूप से उनका दृष्टिकोण बड़ा विशद व व्यापक हो जाता है और उन्हें भावी जीवन में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, ये आशा विश्वास करते हुए कि निश्चित रूप से बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने समुदाय का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करते हुए एक सशक्त राष्ट्र के आधार बिंदु बनेंगे। अंत में संत कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न होए, और ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों को बताया कि शिक्षण कार्यशाला भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें इसमें प्रतिभाग भी करना चाहिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन ओजस्वी, कक्षा 6, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन ओजस्वी, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? बहन ओजस्वी, तो चलिए अब हम अपनी सूची को आगे बढ़ाते हुए मेरी छोटी बहन यशस्वी को बुलाते हैं, जो कि कक्षा 4 से है और वो अमेठी, उत्तर प्रदेश से है। बहन यशस्वी, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? तो अब हम हमारी बहन, जो कि दीदी हैं, कक्षा 10 की हैं और जिनका नाम जागृति बुटौला है, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, जो कि गरुड़ बागेश्वर से हैं। दीदी, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, नमस्कार, मेरा नाम जागृति बुटौला है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और आज की बाल प्रहरी की शिक्षण कार्यशाला में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज बाल प्रहरी की शिक्षण कार्यशाला में मेरी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का एक पाठ बाल गोविंद भगत, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है, आज उसे यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही। पाठ बाल गोविंद भगत पाठ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक रेखा चित्र है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कठिन शब्द बता देती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला, मंझोला। मंझोला कद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ होता है ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। दूसरा, कमली। कमली अर्थात कंबल। तीसरा, पतोहू। पतोहू यानी पुत्र वधू।
बेटे की पत्नी। रोपनी, रोपनी अर्थात रोपाई। और खंजरी, खंजरी अर्थात थपली जैसा ही वाद्य यंत्र परंतु आकार में थोड़ा छोटा। यह पाठ जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र अर्थात होता है कि यह गद्य की एक विधा है जिसमें चरित्र, दृश्य या घटना का विशेष रूप से वर्णन किया गया हो। इस पाठ में बाल गोविंद भगत, जो कि कबीर के बहुत बड़े भक्त थे, उनके जीवन से रिलेटेड किस्सों के बारे में वर्णन किया गया है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे चरित्र को दर्शाया है जो कि मनुष्यता, लोक संस्कृति का एक प्रतीक है। तो पाठ की शुरुआत बाल गोविंद भगत के बारे में बताने से शुरू होती है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के एक बुरे चित्ते आदमी थे जो कि 60 से ऊपर के लगते थे। सफेद बाल थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। एक लंगोट और सिर में कबीरपंथी टोपी। जब जाड़ा होता तो ऊपर से एक कमली ओढ़ लिया करते। गले में तुलसी माला बांधते। उनकी वेशभूषा साधुओं जैसी थी, परंतु बिल्कुल गृहस्थ थे। उनके बेटे और पतोहू थे और खेतीबाड़ी भी थी और एक साफ सुथरा मकान। भगत कबीर को साहब मानते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते। वे व्यवहार बिल्कुल खरा रखते, झूठ कभी नहीं बोलते और किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते। पाठ में बताया गया है कि जब आषाढ़ की रिमझिम में खेतों में कहीं हल चल रहे होते और कहीं रोपनी लग रही होती, तो बाल गोविंद भगत अपने गीत गाकर जादू सा कर देते। जब कहीं रोपनी लग रही होती और बाल गोविंद भगत अपना गीत गाते, तो रोपनी करने वालों की उंगलियां अजीब क्रम से चलने लगती और हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते। बाल गोविंद भगत का संगीत जादू सा लगने लगता। भादों में दादुरों की दादुर अर्थात मेंढक, दादुरों की टटर भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डूब न सकती थी। उनकी खंजरी बजती रहती और वे गाते रहते। कार्तिक मास में बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरी शुरू होती और वे ऊंचे पहाड़ों में चढ़कर अपनी खंजरी लिए गीत गाने चले जाते। लेखक को तो आश्चर्य तब होता है जब वे देखते हैं कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर भी गाने लगते। परंपरा के अनुसार जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो बाल गोविंद भगत ने उन्हें अपने आंगन पर एक सफेद कपड़े से ढका, पास में अगरबत्ती रखे और कुछ फूल रखे रहते। वहीं पे बाल गोविंद भगत अपना आसन लगाए अपने गीत गाने शुरू कर देते और उनकी पतोहू को भी रोने को मना करते और कहते कि यह तो उत्सव का समय है, क्योंकि इस दिन उनके पुत्र की आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है। इसलिए उस समय वे कहते कि यह रोने का समय नहीं है बल्कि जश्न मनाने का समय है। और वे बिल्कुल पुराने ख्यालातों वाले नहीं थे। वे कबीर के आदर्शों पे चलते और इसी तरह वे अपनी पतोहू को कहते कि वह दूसरी शादी कर ले, परंतु पतोहू इनकार कर देती और कहती कि उन्हें उनकी सेवा करनी है और वे उन्हीं के साथ रहना चाहती है। परंतु बाल गोविंद भगत अपनी जिद पर अड़ जाते और अपनी पुत्रवधू को कहते कि वह अपने भाई के साथ चली जाए और दूसरी शादी कर ले। फिर उनके जिद करने पर उनकी पुत्रवधू वहां से चली जाती
और जब बाल गोविंद भगत का अंत का समय आता, जब वे सर्दी में गंगा स्नान करने जाते, उनको गंगा स्नान बहुत लोग मना करते, परंतु वे फिर भी चले जाते और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती। इस प्रकार यह पाठ खत्म हो जाता है, लेकिन बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे चरित्र को दर्शाया है जो मैंने बताया मनुष्यता और लोक संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन साथ ही साथ इस पाठ में यह भी बताने की कोशिश की गई है कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता, बल्कि सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की संजीव झांकी देखने को मिलती है। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। आपने हमें एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही नया था, जो कि जिसके बारे में, जिसके जो भाव थे उनके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना था कि बेटा मर गया है और वो गाना गा रहे हैं अपने बैठ के। तो इसीलिए आपने हम लोगों को एक नए भाव से, हम लोगों को एक नया भाव बताया कहानी के माध्यम से। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं रत्ना मैम को आमंत्रित करने से पहले उनके लिए कुछ श्लोक कहूंगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती रत्ना लक्ष्मी मैम जी, जो कि एक शिक्षिका साहित्यकार गांगटोक सिक्किम से हैं। जी मैम, आपका स्वागत है। ठीक है, नमस्कार। मैं रत्ना लक्ष्मी सुब्बा गांगटोक सिक्किम से। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। ओके, तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। आज का उदय किरोला जी, आज का जो कार्यक्रम का बैकबोन है, आज का नहीं, बाल प्रहरी का, और विशिष्ट अतिथि श्री अर्चित जैन, अध्यक्षता करने वाली आस्था पुनेठा, और अभी आपको संचालन, जो सुंदर संचालन कर रही है, आप सभी को मेरा नमन, अभिवादन और स्नेह। मैं एक से शुरू करूंगी एक गणेश स्तुति से। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दम् आनन्दम् अद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्गं ज्ञानगम्यं मुनिधेयम् आकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं जगत्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं
परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा। सर्वप्रथम मैं उदय सर, श्रीमान उदय सर किरोला जी को धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी को जो दूर क्षेत्र में मैं रहती हूँ, तो मुझे मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और जो आप लोगों को ये ऑनलाइन में मैं कभी कभी आती हूँ, और आप लोगों को विशेषकर बच्चों को ये ऑनलाइन का जो प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी, मुझे बहुत हर्ष होती है, क्योंकि आप लोग इतना क्या बोलूं, इतना स्मार्टली आप लोग ये कार्यक्रम संचालन करती है। जो आज का कार्यक्रम है, इस विषय में भी आप लोग अपनी पुस्तक के पाठ से अच्छे शीर्षक चुनकर आप लोग ने इतना अच्छी प्रस्तुति दी है। तो मैं आप लोगों को, जो ये आप बच्चों, आप लोगों को देखकर, आप लोगों को सुनकर मैं प्रेरित होती हूँ। आप लोगों को ये जो कार्यक्रम देखकर, और मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं हिंदी तो नहीं पढ़ाती हूँ, मैं नेपाली पढ़ाती हूँ, फिर भी मुझे इतना ये जो आप लोगों का ये जो सिस्टम है एकदम अच्छी लगती है। इसलिए मैं भी यही जो ये इसका आप लोगों का ये शैली है, ये मैं भी कॉपी करके मेरे स्कूल में भी मैं वो करती हूँ। आप लोगों को धन्यवाद। और जो आप लोग आज आई, जिसने पाठ पढ़ी, इतना सुंदर प्रस्तुति दी है, जिसमें सर्वप्रथम आप संचालन सुविज्ञा शर्मा, इतना सुंदर संचालन किया आपने, कर रही है। तो ये इतना आप लोग का जो स्मार्ट जो है ना, स्मार्टपन, इसमें मुझे मैं भी कॉपी करके ये मेरे बच्चों को भी मैं सिखाती हूँ, मुझे एकदम अच्छी लगी। और अभी वृंदा ने जो कहानी का वो पाठ किया, बुद्धि और पैसा, बहुत सुंदर कहानी, और इसमें जो कहानी का संदेश है आपने ये भी बताई, इतना अच्छी तरह से अच्छी प्रस्तुति दी है। और ये संजना बेदी ने टेंस का, काल का जो पाठ कराया, इतना अच्छे से कराया कि क्लियरली, एकदम स्पष्ट से हम लोग समझ रहे थे। तो आपने इतना अच्छा से ये प्रस्तुत किया कि समझने में कुछ भी समस्या नहीं थी। तो आप इस उम्र में ऐसा कर सकते, तो आप लोग बड़े होकर और अच्छे होते और एकदम शिखर में पहुंच जाइए, मैं ये शुभकामना करती हूँ। आप लोग ने किया, और जो जिसने किया है एकदम अच्छा से किया है, एकदम सुंदर लगा मुझे, और मैं बहुत खुश हुई। यहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि अर्चित जैन, पुणे आस्था पुनेटा, और यहाँ पर उपस्थित उपनिर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड का माननीय श्री आकाश सारस्वत जी, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, मेरी नमन, और डॉक्टर अशोक कुमार, सीनियर लेक्चरर डाइट, आप सभी को मेरी नमन, और बच्चों के मेरे स्नेह मैं प्रदान करती हूँ। और पांडे जी को तो मैं क्या कहूँ, मैं अभी मिल के भी आई हूँ, जो उसमें लाल रंग में जो प्रोग्राम हुई थी उस टाइम मैं आई थी, मैंने ज्वाइन किया था। और सर्वप्रथम फर्स्ट हमारा ये मिलना हुआ था,
पांडे जी से। और पांडे जी से देखकर तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि सब जो उनका सिस्टम है, बच्चों का ये ऑनलाइन का जो प्रणाली है, जिस तरह से बच्चों का आप वो कर रहे हैं, एकदम एकदम आपने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर। आपसे हमको सीखना है। मैं ये कोशिश करती हूँ, सीखती रहती हूँ। और बच्चों से भी इतना, केवल हम नहीं, हम शिक्षिका होकर भी हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, फिर भी हम भी बच्चों से सीखना है। जैसे दत्तात्रेय का 24 गुरु थे, बच्चों भी हमारा गुरु हो सकते हैं। आप लोगों को एकदम मैं बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, सभी बच्चों को भी और सभी यहाँ जो उपस्थित है सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने हम बच्चों को बहुत सारी बातें बताई और आपने कहा कि हम बच्चे भी शिक्षक हो सकते हैं और हमसे आप सब लोग कुछ सीख सकते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई कार्तिक पाठक, कक्षा 7, खटीमा, ऊधम सिंह नगर से। भाई, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? भाई कार्तिक, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? लगता है नेटवर्क की खराबी के कारण वे हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन हर्षिता मेहरा, कक्षा 9, दरमिया, अल्मोड़ा से। जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं हर्षिता मेहरा, कक्षा 9 छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज दरमिया है। और आज क्या शिक्षक कार्य, और आज मैं सब बच्चे शिक्षक हैं। आज मैं आपके सामने हिंदी के एक पाठ जो है हमारे क्षितिज है, और इस पाठ का नाम है दो पहलू की। ये पाठ मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस पाठ में आचार्य प्रेमचंद जी ने पशुओं की भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। जो इस कहानी के लेखक है, इस कहानी में उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं होती, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी के सार के रूप में आपको बताना चाहती हूँ पाठ में क्या है। इस पाठ में श्री प्रेमचंद्र जी ने हमें बताया है कि कैसे हीरा और मोती जो दो बैल होते हैं, उनकी दोस्ती, उनकी आजादी के लिए उनका संघर्ष, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, जो हमारे एक मौलिक कार्य का भी अंग है। इस कहानी में दो बैल होते हैं, हीरा और मोती, और यह बहुत अच्छे मित्र होते हैं। जब ये दोनों खेत जोतने जाते हैं तो अपने एक दोस्त को हल भारी ना लगे करके अपने गर्दन ऊपर उठाते हैं कि एक दोस्त पर ही सारा भार आ जाए। जो इनका मालिक होता है वो भी उनसे बहुत प्यार करता है, पर घर की स्थिति खराब होने के कारण दोनों बैलों को बेचना पड़ता है। जो इनका दूसरा मालिक होता है वो इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं, वो इन्हें खेतों में देता और रात को रूखा सूखा देता। फिर एक दिन हीरा तंग आ गया। हीरा ने कहा मैं तो की तैयारी कर ने हाथ से भाग सकते हैं। जब उन्होंने रस्सी तोड़ी और वो भाग निकले। जब ये बात उनके मालिक को पता चली तो सभी लोगों को इकट्ठा करके उन दोनों को ढूंढने गया, और वो दोनों जल्दी मिल भी गए क्योंकि वो दोनों ज्यादा दूर भी नहीं भाग पाए थे। वो मिल गए। उसके बाद उनका मालिक जो था उसको घर लेके आया और बहुत उनकी पिटाई की। इसके कारण दोनों को बहुत ज्यादा चोटें आई, दोनों ने बहुत मार खाई थी। और फिर जब एक और को भी नहीं दिया गया,
फिर जब उस मालिक की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम तो हमें नहीं बताया है, और जो उन्हें कुछ प्यार से एक दो दो रोटियां खिलाती थी, जिससे पता चलता है कि प्यार की क्या अहमियत होती है। मैं जब हम किसी को प्यार से चीज देते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि हम ये चीज प्यार से देते हैं, कि जो चीज हमें प्यार की है शायद हम कभी कभी ठुकरा भी देते हैं। बच्चों, इस कहानी में हम इतना पढ़ेंगे, आगे इस कहानी का पार्ट 2 आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मैंने भी ये कहानी पढ़ी है, हीरा और मोती की कहानी, और मैंने कुछ अलग ढंग से पढ़ी है। मैं आप सभी को अगर समय मिलेगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल हम अपनी सूची को आगे बढ़ाते हुए मेरी बहन अंशदीप कौर कक्षा 9 नानक मत्ता से को आमंत्रित करते हैं। बहन अंशदीप कौर, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? बहन अंशदीप कौर, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? लगता है वह भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मैं उनको बाद में बुलाऊंगी। तो अब मैं बुलाऊंगी मेरी दीदी मानसी बाकुनी कक्षा 11 चनौदा अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम मानसी बाकुनी है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चनौदा है। जैसे कि आज शिक्षक कार्यशाला है, इसमें मैं प्रस्तुति दे रही हूँ। मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ, उस पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। इस पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया इलाके में हुआ था। यह कृतिका पाठ्य पुस्तक से है। तो मैं अब आपको इसका सार बताती हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न बड़ा सरल है और लेकिन दिखता तो बहुत सरल है, लेकिन बहुत कठिन है। इस प्रश्न का उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। इसका एक उत्तर ये भी है कि लेखक स्वयं को जानना चाहता है कि वो क्यों लिखता है। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। लिखकर ही लेखक अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानता है। लेखक विज्ञान के विद्यार्थी रहे। अणुबम क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने पढ़ा। रेडियोधर्मी प्रभाव क्या होते हैं। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया तो समाचार अखबार पढ़े। इसके प्रति उन्होंने लेख तो लिखा, लेकिन कविता नहीं लिखी। एक बार लेखक को जापान जाने का अवसर मिला। लेखक हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियोधर्मी पदार्थ से आहत लोग वर्षों से झेल रहे हैं। एक दिन लेखक हिरोशिमा में सड़कों में घूम रहे थे। एक जले हुए पत्थर पर एक आदमी की छाया। पत्थर पर छपी छाया देखकर लेखक आह्त रह गया। एक प्रकार से वह हिरोशिमा के विस्फोट का साक्षी बन गया था। फिर उन्होंने इसको देखकर एक कविता लिखी। वह कविता मैं आपको पढ़ाती हूँ। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से छायाएं मानव जन की दिशाहीन। सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा पूरब में वह बरसा सहसा। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सौंप गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। इस पाठ के कुछ कठिन शब्द। आहत, ना बोलने की दशा। स्पर्श माने छूना, प्रत्यक्ष माने सामने, अभ्यंतर माने भीतर का,
अनुभूति माने अनुभव। तो बच्चों, आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ना, अगर आपको समझ ना आए तो मुझसे दोबारा पूछना। धन्यवाद। जी दीदी, हम इस पाठ को बिल्कुल पढ़ेंगे। तो इसी से जो आपने आज हम लोगों को ये कहानी बताई, कविता बताई है, तो मुझे एक हमारी ज्योग्राफी किताब से एक किस्सा याद आ गया, जिसमें हमें हमारी जो मैम टीचर थी उनने बताया था कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, तो वहां पे जब एक इंसान था उसी भीड़ में, जब हिरोशिमा में गिराया गया तो वहां पर भी एक इंसान बच गया था। उसके बाद जब वो नागासाकी गया कुछ महीनों बाद, तो वहां पर भी नागासाकी में भी एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, तो वहां पर भी वो बच गया। तो इससे मुझे याद आता है कि वो घटना। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को। श्याम पलट पांडे सर, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिय सुविज्ञा। और आपने बताया आपका नवा अवसर है संचालन का। आप 9वीं बार संचालन कर रही हैं और ये बड़े फख्र की बात है, गौरव की बात। सबको इतने अवसर नहीं मिलते हैं। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा हुआ, त्रुटिहीन संचालन। मैं आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। और आपके हर संचालन में नया निखार आता था। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको जितने अवसर मिले, आप ये कोशिश करें कि आपको जो ये अवसर मिला है, हम इससे पहले से बेहतर करें। ये भावना मन के अंदर अगर है, निश्चित रूप से आप पहले से बेहतर करें। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये मंच पर आएं और अपना प्रिय पाठ पढ़ाएं। सुविज्ञा जी। जी सर, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मेरा नाम सुविज्ञा शर्मा है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज जो पाठ मैं आप सभी के सामने बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, वो आप बच्चों कह सकते हैं मेरे बचपन का पसंदीदा पाठ है, जिसका नाम है बाट अठन्नी की। क्या किसी ने ये पाठ पढ़ा है? लगता है किसी ने नहीं पढ़ा। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले कि इसके जो लेखक कौन है। इसके लेखक है सुदर्शन जी, जिनका असली नाम बद्रीनाथ जी भी है, और जिनका जन्म जो है वो सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। अब ये जो बात अठन्नी का जो पाठ है, ये बात अठन्नी की, उसको मैं इसी को क्यों पढ़ा रही हूँ आप सभी को? मैं चाहूँ तो कोई भी पाठ पढ़ा सकती हूँ, पर असल में ये पाठ मेरे जीवन से भी जुड़ा है। और अगर कभी अवसर मिला तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी बच्चों कि ये पाठ मेरे जीवन से कैसे जुड़ा है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये पाठ जो है वो उसके किरदार क्या क्या है। इस पाठ में लगभग 4 किरदार हैं, मुख्य किरदार। नंबर 1 रमजान, जो कि एक नौकर है। शेख साहब के घर में शेख साहब एक मजिस्ट्रेट है, और एक है नौकर जिसका नाम है रशीला, जो कि एक इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ पर नौकर है, जो कि वहाँ पे काम संभालता है। और हमारा पहला किरदार हो गया रसीला, दूसरा रमजान, और तीसरा सेठ बाबू इंजीनियर साहब जो है हमारे जगत सिंह, वो हमारे तीसरे किरदार हैं। और चौथे किरदार है हमारे मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट थे वहाँ के, जो शेख सलीमुद्दीन। तो अब कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जो इंजीनियर साहब थे जगत सिंह जी, वो मिठाइयों के बड़े शौकीन थे, और जो शेख सलीमुद्दीन जी थे वो फलों के बड़े शौकीन थे। इसी कारण से यही एक वजह थी जिसके कारण रमजान और रसीला में दोस्ती हुई थी, क्योंकि रमजान थोड़े से फल शेख साहब उसे देते तो वो जगत उसको दे देता अपने दोस्त को, रसीला को। और रसीला के यहाँ पे जब भी जगत सिंह जी मिठाई खाते, तो जब वो उसे मिठाई देते कुछ, तो वो उस रमजान को दे देता था। यही उन दोनों दोस्तों का कारण था, उन दोनों के बीच की जो दोस्ती थी। और बाद में ये दोस्ती बहुत अच्छी बन गई और वो लोग पक्के दोस्त हो गए। अब जो रमजान था वो तो अच्छे से रहता था, वहां पे उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो रसीला था वो वहाँ अकेला रहता था। उसका परिवार, एक पत्नी,
एक बूढ़े पिता, माँ और उसकी 2 लड़की और एक लड़का आप गांव में रहते थे। इतना बड़ा परिवार था और आपको पता है उसकी वेतन क्या थी? 10 रुपए। अरे उस जमाने में 1 रुपए भी बहुत कीमती होता था, तो 10 रुपए भी होते थे। तो अब एक बार की बात है कि जब उसने अपने सारे जो वेतन मिली उसको 10 रुपए जगत सिंह से उसने अपने घर वालों को भेज दी। फिर भी उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था, परिवार क्योंकि बहुत बड़ा था। तो अब परिवार में उसकी लड़की बीमार पड़ गई। उसके बाद वो बड़ा दुखी रहने लगा कि उसने जगत सिंह के पास गया, मालिक मालिक मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरी लड़कियों को बुखार आ गया है। तो मालिक ने कहा अभी तो दी थी तुम्हें वेतन, और कितनी लोगे तुम? काम तो करना नहीं रहता है तुमको कुछ, और डांट के उसे भगा दिया। उसके बाद वो दुखी बैठा था कि तभी शेख सलीमुद्दीन का नौकर आया जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था रमजान, और आके उससे बोला कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो वो छुपा रहा था उससे, यार कुछ नहीं कुछ नहीं। उसके बाद फिर वो बोला मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो बोला असल में घर में ना बेटी बीमार है और मालिक ने मना कर दिया कि पैसे देने से, मैं पैसे नहीं देंगे वो अब, क्योंकि अभी उन्होंने वेतन दी थी। लेकिन तुम्हें तो पता है ना यार परिवार कितना बड़ा है, ऊपर से कितना सारा खर्च होता है हमारा, यहाँ पर भी रहने में खर्च होता है, खाने पीने में इतना। तो फिर वो बोला कि एक काम करो, हाथ दिखाओगे? वो बोला हाथ। उसने हाथ आगे किया तो फिर जो रमजान था उसने कुछ पैसे उसके हाथ में रख दिए, और उसके बाद उसने उससे अपनी लड़कियों को भेज दिया वो, और उन लड़कियों का इलाज हो गया। उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी वेतन में से हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पटाता रहता। अब सिर्फ कर्ज सारा पट चुका था, बस एक अठन्नी बची थी। तो अब बात ये थी जब वो मालिक साहब से अपनी दूसरी वेतन लेने गया तो उसने कहा वेतन देने में तो अभी 5-6 दिन है, मैं उससे पहले इसका कर्ज पटा देता हूँ मेरे दोस्त का, क्योंकि वो निगाह कभी भी ऊंची नहीं कर पाता था क्योंकि उसने कर्ज ले रखा था अपने दोस्त से। जबकि रमजान कभी नहीं मांगता कि तुम मेरे पैसे दो ना दो, क्योंकि वो तो बहुत पक्के दोस्त थे, तो उसे पता था कि वो बेईमानी नहीं कर सकता। उसके बाद जब वो शेख साहब अपने मालिक के पास गया, जगत सिंह के पास, तो उसने कहा मालिक अब तो आपने तब नहीं दिए थे, तब मेरी जिसने मदद की थी मैं उसके अब कर्ज पटा रहा हूँ, तो मुझे कुछ पैसे दो। लेकिन वो जा ही रहा था तो उसने कमरे में से आवाज सुनी। इंजीनियर जगत सिंह जो थे वो किसी से बात कर रहे थे, कोई उन्हें 500 रुपए दे रहा था, उस टाइम के 500 रुपए। उसके बाद वो बोल रहे थे अरे साहब, जगत सिंह बोले उस इंसान से, अरे साहब 500 रुपए दे के तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं, कम से कम 700-800 रुपए तो दीजिए। ये सुन के रसीला के होश उड़ गए कि कहाँ उसके पास 10 रुपए वेतन मिलती है उसको, और कहाँ 500 रुपए। और बस फिर क्या था, उसने सोचा शेख साहब जब इतनी बेईमानी कर रहे हैं तो अगर मैं एक अठन्नी थोड़ी सी ले लूं तो। उसके बाद जब शेख साहब ने उसे भेजा जगत सिंह ने कि इंजीनियर बाबू ने कि जाओ मेरे मिठाई लेके आओ, जाओ मेरे जे आए हैं जिसने उन्हें रिश्वत दी थी, कि जाओ इनके लिए मिठाई लेके आओ। जब वो मिठाई लेने गया उसने चुपके से अठन्नी ले ली और बाकी पैसों की मिठाई खरीद ली। अब जो जगत सिंह थे वो तो थे बहुत चालाक टाइप के इंसान, क्योंकि चोर आसानी से पकड़ जाता कि कौन चोर है दूसरा इंसान, तो उन्हें पकड़ लिया। क्यों, ये तो 5 रुपए की मिठाई नहीं लग रही है, तुमने कुछ तो चुराए हैं पैसे। वो बोला अरे साहब चुराए होंगे तो आप देख लेना, इतना बोला ही था। वो उसे हलवाई के पास ले गए, कौन सी दुकान से लेके आए बताओ। उसके बाद वो ले गए तो वहां पे उन्होंने उससे बताया, हलवाई बोला ये तो मुझसे कम पैसों के ले गए, 5 की नहीं ले गए। और वहां पे उनने उसे इतना पीटा उस अठन्नी के पीछे, और उसे घसीटते घसीटते पुलिस थाने तक ले गए। और उस टाइम पे 5 रुपए दिए, अगर आप उसे अठन्नी दे देते तो क्या हो जाता, बता रही हूँ मैं। 5 रुपए दिए किसको, हवलदार को, कि इसके अच्छे से मरम्मत करवाना, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। उसके बाद उसे किसके कोर्ट में पेश किया गया, आपको पता है? एक और रिश्वतखोर जो था शेख सलीमुद्दीन, जो कि हजार तक की रिश्वत ले लेता था, उसी के कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उसने अपना
जो भी इल्जाम था वो स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने चोरी की है, क्योंकि वो चाहता बहाने बना सकता था, लेकिन उसने बहाना नहीं बनाया कि एक और अपराध नहीं करना चाहता था वो। इसीलिए उसने क्या किया कि कह दिया हाँ मैंने ये अपराध किया है। उसके बाद उसे 6 महीने की सजा हुई एक अठन्नी चुराने पे। और उसके बाद वो जो रमजान था वो बहुत ही गुस्सा था कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो सोचने लगा कि कहाँ ये लोग बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठे हैं रिश्वत के पैसों से, और कहाँ मेरे दोस्त ने सिर्फ एक अठन्नी ही तो चुराई थी, उसके पीछे उसको भेज दिया गया जेल में, वो भी इतना मारा उसको। इसीलिए इससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी कई लोग हैं जो बेईमानी से पैसे खा रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें ना देख के जो हम गलती से एक ही बार वो काम कर दें गलती से भी, उसको ज्यादा गौर करते हैं। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर कहानी। और सुदर्शन जी बहुत बड़े कहानीकार थे, प्रेमचंद के आसपास के कहानीकार थे। और बात अठन्नी की कहानी आपने जिस आरोह अवरोह के साथ सुनाई, जितने सुंदर ढंग से उसकी प्रस्तुत की, मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। कहानी मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन सुदर्शन जी की बहुत सारी कहानियां मैंने पढ़ी। बहुत बड़े कहानीकार, और उनकी कहानियों में जो एक किस्सा गोई का अंदाज है वो आपको बहुत कम, प्रेमचंद के अलावा और कहानीकारों में नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कहानी तो अच्छी थी, जितनी अच्छी कहानी थी उससे बेहतर सुंदर आपकी प्रस्तुति थी। आज के हमारे शिक्षण कार्यशाला में 11 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था, लेकिन नेट की बाधा की वजह से उसमें संजना वेदी, सुनिधि सुराड़ी, ओजस्वी, यशस्वी, कार्तिक पाठक और अंशदीप कौर, लगभग 6 प्रतिभागी भाग नहीं ले। मुझे उम्मीद है कि वो अभी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से, क्योंकि नेट की बाधा है, बारिश हो रही है, मौसम खराब है, लेकिन वे जुड़ेंगे अवश्य। लेकिन जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जैसे टेंस पर ग्रामर के बारे में बताया, बहुत अच्छी प्रस्तुति, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और बाल गोविंद भगत का जो रेखा चित्र बताया, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा हुआ, बहुत ही शानदार प्रस्तुत थी। हीरा मोती बैल की कहानी हम सबने सुनी ही है, पढ़ी भी है, और पढ़ी प्रेमचंद जी के पशु मनोविज्ञान का भी बहुत अच्छी समझ थी। आप पढ़ते हैं तो डूब जाते हैं, उनका बैलों का मानवीकरण हो गया, मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे। तो सारे प्रतिभागियों को एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी आशा पनेठा कर रही हैं, जो कक्षा की छात्राएं पिथौरागढ़ से, उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा। मैं उनको बहुत बहुत उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि अर्चित जैन जी हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं उदयपुर से, और उन्होंने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया और संस्कृत के पाठ पढ़ाए, और सुवचन शीर्षक से पाठ पढ़ाया। और पहला श्लोक था उनका संस्कृत में, अलस्य कुतो विद्या विद्या रसना। जो आलसी होता है उसको कभी विद्या की प्राप्त नहीं होती है, और जिसको विद्या नहीं है उसको किसी भी तरह का सुख नहीं। विद्या मतलब ज्ञान, पढ़ाई। दूसरा, उन्होंने पुस्तक को कैसे बताया जाए तेल से जल से, इस पर श्लोक सुना। बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया अर्चित जैन जी को, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। खूब अच्छे तैयारी के साथ आए थे, और इनसे ये जो श्लोक हैं, इनसे हमें बड़ी जानकारी मिलती है, प्रेरणा मिलती है। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती उतना लक्ष्मी जी हैं, जो साहित्यकार हैं, गंगटोक से, सिक्किम से जुड़ी हुई है हमसे, और अभी भी हमारे बीच बनी हुई है। और आप करोला जी ने अभी बाल साहित्य संगोष्ठी की थी लालढांग हरिद्वार में, तो वहां भी आपने वो संगोष्ठी अटेंड की थी, अच्छी थी। सिक्किम से सुदूर
पूर्व से आप वहां पहुंची, मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आपके पहुंचने से कार्यक्रम में चार चांद लग गए। इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, विद्वान आ रहे हैं। आपने गणेश जी की स्तुति प्रस्तुत की, सुंदर श्लोक सुनाया, भक्ति भाव से भरा हुआ, और बताया कि वो ऑनलाइन अक्सर जुड़ती रहती हैं। मैं इस बात का साक्षी हूँ कि मुख्य अतिथि महोदया अक्सर जुड़ती हैं हमारे कार्यक्रमों से। और उन्होंने बताया कि वो अपने विद्यालय में शिक्षिका हैं और नेपाली पढ़ाती। उन्होंने हर बच्चे की प्रस्तुत पर समीक्षात्मक टिप्पणी की और अपना प्रेरणादायी वक्तव्य दिया। संचालन की सराहना। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीचों बीच बनी हुई हैं, और उनकी मातृभाषा नेपाली होते हुए भी उन्होंने हिंदी में जितना सुंदर वक्तव्य दिया, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमसे जुड़ी। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़ करके वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया आज के शिक्षण कार्यशाला के संदर्भ में कि ये शिक्षकों के लिए आत्मविश्लेषण का अवसर था। आत्मविश्लेषण यूं कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो बच्चों तक पहुंच रहा है, या हम अपने पढ़ाई को कैसे इतना अच्छा बनाएं कि बच्चे उसको पूरी तरह से समझ लें, इतनी रोचक बनाए। और आपको बताऊं कि वो ही शिक्षक सबसे ज्यादा बच्चे उनको पसंद करते हैं जो बच्चों तक अपने बात को पहुंचा देते, बच्चे जिनको समझ जाते। और खेल खेल में शिक्षा की भी बात, बच्चों को शिक्षा दी जाती है, खासतौर से छोटे बच्चों। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि गैर हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे भी हिंदी में पारंगत होते जा रहे हैं और हमें नियमित और सतत अध्ययन करते रहना चाहिए। पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़ें, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखें कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बिना परिश्रम किए हुए, खूब मेहनत किए हुए हमें सफलता नहीं। बहुत परिश्रम करने से, जी जान परिश्रम करने से भी हमें 90% ही सफलता नहीं। 90% बहुत बड़ा सफलता तो मिलती है, जो परिश्रम नहीं करेगा उसको तो मिलेगी ही नहीं। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से सीनियर व्याख्याता के डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, आज भी जुड़े हुए हैं। उनकी सुंदर, रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियां सबका मार्गदर्शन करते हैं। बच्चों को देखिए, उनकी टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर नमन करता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज समय ही समय है, वो तो डाइट से जुड़े हुए हैं जो शिक्षकों को भी शिक्षा देते, तो आज की कार्यशाला उनके लिए विशेष महत्व रखती है। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से देश की 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए वो इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, अमेठी उत्तर प्रदेश। आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय नीलम शर्मा मैडम, आदरणीय आशा बटौला मैडम, आदरणीय सीपी पटसारिया जी, आदरणीय शंकर सिंह भापनी जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे अंदर आपके जुड़ने से नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है। हम आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
मित्रों, जहाँ बच्चे हों भावुकों का होना अनिवार्य हो जाता है। और बच्चे जिस ढंग से आज पूर्वाभ्यास करके आए थे, इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं, व्याकरण की, कहानी की, रेखा चित्र की, वो बिना पूर्वाभ्यास के संभव ही नहीं। बच्चों का चुनाव बहुत अच्छा है, इसमें अभिभावकों का निश्चित रूप से बहुत बड़ा। अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग का ये सफल है कि आज हम 689वां कार्यक्रम कर पा रहे हैं और 7वें कीर्तिमान को बड़ी तेजी से। मित्रों, अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सच जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक चुंबकीय व्यक्तित्व के माध्यम और दिन में आजकल वो अल्मोड़ा में समर कैंप कर रहे हैं और शाम को ये ऑनलाइन कार्यशालाएं, तो दोहरे दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। बच्चों से उनका इतना लगाव, मैं उनके प्रयासों को, भगीरथ प्रयासों को कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी सुविज्ञा शर्मा को सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुविज्ञा शर्मा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। और इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन आज की, जो कि अध्यक्षता करेंगी और साथ ही साथ अपना अध्यक्षीय भाषण भी देंगी। आस्था पुनेटा, कक्षा 8, पिथौरागढ़ से। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मेरी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी छोटी बहन, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनेठा, जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी कक्षा 8 की छात्रा आज आप सभी का आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं श्री उदय किरोला सर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मंच दिया। और मैं श्री आकाश सारस्वत सर, श्री श्याम पलक पांडे सर, श्री अशोक कुमार नेगी सर का भी आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि अर्चित जैन भैया का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन सुविज्ञा शर्मा दीदी का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज की मुख्य अतिथि श्रीमती रत्ना लक्ष्यम मैम का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी की कार्यशालाओं से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी की कार्यशालाओं से अपनी मम्मी के मित्र रीता वर्मा मैम के माध्यम से जुड़ी, जिन्होंने बताया कि हमें कि बच्चे अगर इस कार्यशाला से जुड़ेंगे तो उन्हें इस कार्यशाला से जुड़कर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ पर बच्चे बोलना भी सीखते हैं। तो उसके बाद जब मैंने यहाँ पर 1-2 कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया, तो मुझे यहाँ पर बोलना बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो उतने अच्छे से बोलना नहीं आता है, पर यहाँ पर मैं जो अपने साथ के मित्र लोगों को देखती हूँ और अपने भाई बहनों को देखती हूँ, तो वो बहुत अच्छी से बोलते हैं। और यहाँ जब से मैं बोलने लगी, यहाँ पर इस कार्यशाला में जुड़ के मैंने थोड़ा बहुत बोलना सीखा अभी। और जैसा कि आज शिक्षण कार्यशाला है, तो यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो मैं भी आज आपको एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। यह पाठ जो देखकर भी नहीं देखते के माध्यम से हम एक ऐसी महिला की कहानी पढ़ेंगे जिनका नाम हेलन केलन है। इनका जन्म 1818 में अमेरिका में हुआ था। 1.5 वर्ष की उम्र में यह गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसके कारण इनकी देखने और सुनने की शक्ति इन्होंने खो दी।
लेकिन इन्होंने फिर भी लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा, क्योंकि इन्हें लिखने, पढ़ने में और बोलने में बहुत दिलचस्पी थी। हेलन केलन जी कभी-कभी अपने दोस्तों को परखती थी कि वह अपनी आंखों का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। जैसे उन्होंने बीच में ही अपने मित्र से पूछा, क्योंकि वे हाल ही में जंगल से लौटकर आई थी, तो उन्होंने अपनी मित्र से पूछा, मित्र, तुम अभी बीच में ही जंगल से लौटकर आई हो, तो तुमने जंगल में कोई नई चीज देखी या कोई आकर्षित चीज देखी जो कभी नहीं देखी? तो उसकी मित्र ने बोला कि नहीं, जैसा मतलब नॉर्मल रहता है वैसा ही था जंगल, कोई नई चीज मैंने वहां नहीं देखी। तो ऐसा सुन के हेलन केलन जी को अचंभित नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें जब भी वे किसी से ऐसा कुछ सवाल पूछती थी तो उन्हें हर किसी से ऐसा ही जवाब मिलता था। लेकिन हेलन केलन जी समझती थी कि भगवान ने हम लोगों को इतनी अच्छी आंखें दी है, तो हमें उनका अच्छी से प्रयोग करना चाहिए। उन्हें हमें अपनी आसपास की जगहों पर देखना चाहिए कि क्या चीज नहीं है, नहीं तो ये वही वाली बात हो जाएगी कि हमने देखकर भी क्या देखा, जैसे हमारे पाठ का नाम है। वह अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं कि मैं भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ के पेड़ की खुरदुरी खाल को छूकर पहचान सकती हूँ। वे बोलती हैं कि मुझे इन पेड़ पौधों को छूकर, स्पर्श करके जितनी मुझे खुशी मिलती है, अगर मैं इन्हें देख पाती तो मुझे कितनी प्रसन्नता होती। जो लोग किसी चीज को निरंतर देखते हैं और वह उसके आदी हो जाते हैं, वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती, ईश्वर की दी हुई देन का लाभ नहीं उठा पाते वे। तो इस पाठ के कुछ कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं। आनंदित, प्रसन्न, कालीन, बड़ा गलीचा, नियम बनाने वाला। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। ये जो कहानी आपने हम लोगों को बताई, ये मेरी इंग्लिश की बुक में है, गुलमोहर की बुक में थी, जब मैं फोर्थ या फिफ्थ में थी तब थी मेरी में। और मुझे याद है एक लड़की छपी हुई थी उस फोटो में, जो कि गिटार, मतलब वायलिन होता है ना, जो वो बजा रही थी, वो उसका फोटो छपा हुआ था, मुझे अभी भी याद है। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे छूटे हुए भाई बहनों को। तो सबसे पहले बहन संजना, बहन सुनिधि सोराड़ी, बहन ओजस्वी, बहन यशस्वी, भाई कार्तिक पाठक, बहन अंशदीप कौर, लगता है हमारे कोई भी भाई बहन जो छूट गए थे उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं है। तो अब मैं बड़े ही सम्मान से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, आपका स्वागत है। जी सुविद्या दीदी, बहुत बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही शानदार संचालन किया और आपने आज की जो कार्यशाला थी उस कार्यशाला में जो पाठ प्रस्तुत किया उसके लिए भी आपको मैं टोकरी भर भर के बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी बच्चों ने आज प्रस्तुतियां दी हैं उस सभी बच्चों ने तैयारी जो है वो करके अच्छा प्रयास किया। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। बाल प्रहरी की आज की शिक्षण कार्यशाला 689वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, बिल्कुल 700वीं कार्यशाला की दहलीज पे खड़ी हुई एक आज की जो कार्यशाला है शिक्षण कार्यशाला, उसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे हैं आदरणीय श्रीमती रत्ना लक्ष्मण जी, जो साहित्यकार है गंगटोक सिक्किम से। आप बाल प्रहरी से हमेशा जुड़ती हैं, आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहा और प्रेरित किया, आपकी उपस्थिति से मंच गौरवान्वित है।
हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं और आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय रत्ना जी, आज का विशिष्ट अतिथि स्वीकार कर रहे अर्चित जैन जी राजस्थान से, अध्यक्षता करने वाले दोस्तों में आस्था पुनेठा जी पिथौरागढ़ से, और बहुत ही खूबसूरत सुंदर संचालन कर रही हैं सुविज्ञा शर्मा दीदी जो कक्षा 9 की विद्यार्थी हैं, रानी लक्ष्मी पब्लिक स्कूल दतिया मध्य प्रदेश से। बहुत अभिनंदन है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में वृंदा जी हरिद्वार से, संजना बेदी जी चंपावत से, अदिति श्रीवास्तव जी अमेठी उत्तर प्रदेश से, सुनिधि सोराड़ी जी नानक मत्ता से, ओजस्वी जी अमेठी से, यशस्वी जी अमेठी से, जागृति बुटोला जी बागेश्वर से, कार्तिक पाठक जी उधम सिंह नगर से, हर्षिता मेहरा जी अल्मोड़ा से, अंशदीप कौर जी नानक मत्ता से और मानसी भाकुली जी अल्मोड़ा चनोदा से। दोस्तों, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से मनपसंद पाठ को चुना और चुनने के बाद में उसकी तैयारी की। कहानी विधाओं पे बच्चों ने ज्यादा फोकस किया है। असल में शिक्षण कार्यशाला में हम कक्षा में जो शिक्षण देखते हैं उसका एक मॉडल जो है प्रस्तुतिकरण में आता है। पिछली कार्यशालाओं में मैंने जो अनोखापन देखा था वो ये देखा था कि बहुत सारे बच्चों ने ब्लैक बोर्ड का प्रयोग, ड्राइंग शीट का प्रयोग, चौक डस्टर का उपयोग और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल था जहां आवश्यकता पड़ती थी उसको भी उन्होंने वहां पे लिया था। आज की कार्यशाला में भी बच्चों ने प्रयास किया, इसमें और भी प्रयासों की आवश्यकता है। दोस्तों, शिक्षण कार्यशाला में शिक्षण के जो कौशल होते हैं जैसे ड्राइंग का है, फिर जो ब्लैक बोर्ड का जो वर्क है, डिस्प्ले है, अपना प्रेजेंटेशन है और टेक्स्ट बुक का मटेरियल को हम कैसे बात अपने शब्दों में रखें वो है, और उसमें हमारी खुद की जो शैली होती है, हमारी जो मूल भाषा होती है उसका पुट भी दिखाई देता है। शिक्षण कार्यशाला कम से कम शब्दों में आपने अधिक से अधिक अपनी टेक्स्ट बुक की चीजों को रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमको बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि हमको अपनी पाठ्य पुस्तक को देखने का मौका मिला। हम जब कोई पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं तो अभी चूंकि सत्र की शुरुआत है, आपके पास में सब नई किताबें हैं, तो नई किताबों के लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की चीजों को टटोलना पड़ा, उनके शब्दकोश को देखना पड़ा, शब्द अर्थों को देखना पड़ा, संदर्भ के साथ में बातों को जोड़ना पड़ा। तो आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद और कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि जब आपने ये जो पाठ प्रस्तुत किया है ना, ये पाठ जब जब भी आप अपनी कक्षा में रखेंगे, चाहे आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा या बातचीत में आएगा, तो ये आपके लिए मानस पटल पे स्थायी हो गया ये पाठ। तो सबसे पहला जैसे हम चंदन घिसते हैं तो हमको सबसे पहले खुशबू हमारे हाथों को मिलती है और स्पर्श होता है, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ पाते हैं। तो शिक्षण कार्यशाला में ये हमको सबसे पहला फायदा होता है। दूसरा, इस मंच पर शिक्षाविद के रूप में, अनुभवी शिक्षाविद के रूप में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का जो मार्गदर्शन होता है वो आपकी प्रस्तुतियों को बल देता है और अभिभावकों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो आदरणीय आकाश सारस्वत सर की जो उपस्थिति है उसको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, कोटि से वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपकी प्रस्तुतियों को आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, जो इस पूरी कार्यशाला की जो सूची होती है उस सूची में, या यूं कहें कि बाल प्रहरी के मंच पर वरिष्ठ और एक सीनियर अभिभावक के रूप में हमारे बीच उपस्थित होते हैं और बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहते हैं, प्रेरित करते हैं, ऊर्जा से भरते हैं। तो आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को मैं कोटि से वंदन, अभिनंदन, प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद इस मंच पर और हम सब के ऊपर हमेशा बना रहे, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। सबसे बढ़िया बात इस कार्यशाला में ये होती है कि पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से बच्चों के जुड़ने का एक अवसर इस मंच से मिलता है। और आदरणीय रत्ना जी जो हिंदी की अप्रत्यक्ष रूप से और राष्ट्र सेवा के माध्यम से हिंदी का जो प्रचार प्रसार है उसमें जुड़ी हुई है, तो अप्रत्यक्ष रूप से आपके मुख से जो हिंदी की जो शब्दावली प्रस्तुत होती है, असम से जैसे हम बात करते हैं और भी बच्चे जो जुड़ते हैं, तो आपकी जो प्रेरणा है उस क्षेत्र में बलवती हो रही है। आपकी जो उपस्थिति है मंच से
हमारे लिए गर्व और गौरव की बात होती है। तो मैं आदरणीय रत्ना जी को एक बार पुनः प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपका स्नेह यूं ही बना रहे, बाल प्रहरी मंच से आपका जुड़ाव और आपके माध्यम से उस क्षेत्र के, असम के, सिक्किम के, गंगटोक के जितने भी बच्चे हैं, शिक्षक साथी हैं, वो जुड़ते हैं, उसमें आपकी प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको साधुवाद प्रेषित करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम सूत्र की जो सूत्रधारिता है, उसकी आयोजना का तपोनिष्ठ तपश्चर्या ऋषिवत रूप में करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, मैं उनको भी अनंत अनेकानेक अनगिनत बधाइयां, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप ऊर्जा से हमेशा भरे रहें, यूं ही हम सभी को जोड़ के रखें और बच्चों को इस मंच से मार्गदर्शन देते रहें, हम सबको जोड़े रखें। आदरणीय उदय किरोला सर को मैं इस सराहनीय कार्य के लिए अनंत साधुवाद प्रेषित करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस मंच पर जुड़े हुए अनेक साथी हैं जो चैट बॉक्स पर बच्चों को प्रेरित करते हैं, उन सभी को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़े होते हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ और शुभरात्रि के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रहे हैं सुविज्ञा जी को मंच सौंपता हूँ। सुविज्ञा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपका आभार। आप ना सिर्फ हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि आप जब हम लोगों को कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हैं तब भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और भी कई लोग हैं हमारे, और भी कई अभिभावक हैं जो कि बहुत हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। और जब भी हम लोग देखते हैं अरे हम लोगों पे इतनी सारी टिप्पणी, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आज अच्छा हुआ, मतलब मेरा थोड़ा तो अच्छा हुआ है। तो इससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और मन करता है मैं और करूंगी तो मुझे बहुत सारी टिप्पणियां मिलेंगी। तो इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम है मैं अब उदय किरोला सर को सौंपती हूँ और सभी को बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। और मुझसे कोई भी अगर त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफ कर देना आप सब लोग। धन्यवाद। जी सुविज्ञा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है और वो नहीं जुड़ पाए हैं, अब जुड़ चुके हों तो मैं आमंत्रित करता हूं। कोई साथी अगर रह गए हों जिनका नाम सूची में हो, पहले नहीं जुड़ पाए हैं, तो लगता है नेट के कारण कई साथी आज नहीं जुड़ पाए। तो मैं एक बार आज के अपने मुख्य अतिथि श्रीमती रत्ना लक्ष्मण जी, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, श्री आकाश शाश्वत सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और इस पटल में जुड़े हुए सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह सहयोग इस पटल को मिलते रहता है। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, हम अल्मोड़ा में बच्चों की वर्कशॉप कर रहे हैं। सुबह 7:30 से 1 बजे तक कार्यशाला चलती है और इस कार्यशाला में प्रत्येक बच्चे की एक हाथ से लिखी हुई किताब तैयार की जाती है। बाल कवि सम्मेलन का आयोजन हम करते हैं, एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया जाता है और कई छोटी-छोटी गतिविधियां हम बच्चों के बीच करते हैं। तो आज हमारे कार्यशाला का चौथा दिन है। अल्मोड़ा के बच्चे के साथ ही मैं आप सबके साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूं कि हमारे बीच चंपावत से ईधांत जोशी जो प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, कई बार संचालन कर चुके हैं, आज वे हमारे इस कार्यक्रम में उनके माता पिता कमरा लेकर के अल्मोड़ा में रह रहे हैं और बच्चे को उस 5 दिन की कार्यशाला में प्रतिभाग करा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है। और उससे भी ज्यादा खुशखबरी की बात है कि आज उनके विधान जी के पिताजी श्री ब्रजमोहन जोशी जी, जो कि विद्यालय के संचालक हैं, प्रबंधक हैं, और उनकी माता जी गीता जोशी जी हमारे बीच, हमारे घर पर आज पहुंचे हैं अभी कार्यक्रम के बीच में। तो ये सबसे उपलब्धि है, मैं उसके लिए उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं और आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलता रहेगा। हम कल हमारा अल्मोड़ा का 5 दिन का कार्यशाला खत्म हो जाएगा, लेकिन परसों सुबह से हम फिर कौसानी में 7:30 बजे से कार्यशाला करने वाले हैं। तो संभवतः परसों वाला दिन हम ब्रेक भी कर सकते हैं, क्योंकि कौसानी में नेट की स्थिति क्या होगी अभी कंफर्म नहीं है। तो संभव परसों का, और कल लोकगीत कार्यशाला की सूची भी अंतिम चरणों में है। जो जिन साथियों ने अपनी
सहमति नहीं दी, अभी दे सकते हैं। बिल्कुल अंतिम चरणों में सूची तैयार है। तो एक बार मैं रत्ना जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो कोई साथी लगभग सभी का नंबर आ गया है, तो मैं एक बार सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे स्नेह और सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जितने लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस पटल पर जुड़े हैं और जो जितने लोग भी हमारे इस यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं निवेदन करूँगा वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार आप सबका आभार, आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। आप सबका स्नेह इस कार्य